ये है वॉक्सवैगन वेंटो 1.6 TDI 2012 मॉडल हाईलाइन डीजल। मॉर्निंग में मेरा कार निकाला तो पता चला कि एसी इसका वर्क ही नहीं कर रहा है। मतलब कूलिंग दे ही नहीं रहा था एसी में, कोई कूलिंग ही नहीं आ रही थी एसी के अंदर। फिर थोड़ी देर डायग्नोस करने के बाद पता चला कि इसमें कुछ एसी का गैस लीकेज है और चेक इंजन लाइट भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ नहीं, गैरेज में बता देते हैं क्या है। तो मैंने फ़ोन किया गैरेज में, गैरेज पे ही जा रहा हूँ मैं अभी। देखते हैं गाड़ी रखनी पड़ती है कि क्या है और क्या सॉल्यूशन आता है इसका। और हम गैरेज पर पहुंच गए। ये रही गैरेज, देखते हैं क्या होता है। कल हम सर्विस स्टेशन गए थे तो सेकेंडरी कूलेंट पंप चेंज किया था, तो उसके साथ इसका कूलेंट भी ड्रेन हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि एक बार 20-25 किलोमीटर चलने के बाद कूलेंट फिर से टॉप अप कर देना। तो यहाँ पर तो अभी एकदम सही है कूलेंट, तो भी थोड़ा सा 200-300 ml में अंदर वाटर टॉप अप ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें अगर आप वाटर ऐड ऑन करो तो सादा पानी कभी ऐड ऑन मत करना, इसमें आरओ या डिस्टिल वाटर ही ऐड करना, क्योंकि सादे पानी से इसमें रस्ट लग जाता है। इसलिए इसमें आरओ या डिस्टिल वाटर बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हमने टॉप अप कर दिया है, इसे हम लगा लेते हैं। इसका जो प्रॉब्लम था चेक इंजन लाइट आने का, वो अब रिजॉल्व हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हो, अभी तो इसी इग्निशन मैंने ऑन किया है। अब इसको स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। देखिए, आपको चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। ये चेक इंजन लाइट जो आ रही थी वो बेसिकली सेकेंडरी कूलेंट पंप की वजह से आ रही थी। इसका सेकेंडरी कूलेंट पंप फेल हो गया था, जो हमने इसको कंपनी में रिप्लेस करवाया है। और साथ साथ इसके अंदर एसी का भी प्रॉब्लम था। इसमें एसी का गैस लीक हो जा रहा था। विद इन अ वीक इसमें से कूलिंग चली जा रही थी, और जो चेक करने का पता चल रहा था कि गैस इसमें कम हो जा रहा था। और ऐसा 2 बार टॉप अप किया था गैस अंदर एसी का, फिर भी लीक हो जा रहा था। फिर फाइनली हमने इसे एक प्रॉपर एसी सर्विस सेंटर में बताया, जहाँ से पता चला कि इसकी कूलिंग कॉइल फेल हो गई है। तो इसमें कूलिंग कॉइल रिप्लेस करनी पड़ी, और कूलिंग कॉइल रिप्लेस करने के लिए इसका पूरा डैशबोर्ड रिमूव करना पड़ता है एंड फिर वहाँ पर रीफिक्स करना पड़ता है। और इसकी कूलिंग कॉइल, ये डैशबोर्ड इसके पीछे आती है, इसलिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसकी कूलिंग कॉइल मुझे 3860 की पड़ी थी, और डैशबोर्ड रिमूव और फिक्स करने का जो चार्जेस थे वो 2500 थे। और 2500 के अंदर ही एसी का गैस रिफिलिंग, एसी सर्विसिंग प्लस कूलिंग कॉइल रिप्लेसिंग, ये सब उसमें कवर हो गया था। और सेकेंडरी कूलेंट पंप जो था उसका मुझे VW के अंदर करवाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका पार्ट सूरत में एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, और मैं इधर धुले साइड आया था। तो मैंने उनको सर्विस सेंटर में फ़ोन करके पूछा कि क्या आपके पास पार्ट अवेलेबल, उन्होंने कहा कि अवेलेबल है। तो मैंने तुरंत ही कल जाके वहाँ पर डलवा दिया, और उसका बिल मुझे 5500 बना, जिसमें से 4300 का सेकेंडरी कूलेंट पंप आया। जो सेकेंडरी कूलेंट पंप है वो कुछ ऐसा दिखता है जो आगे मौजूद होता है। एक्चुअली में उसका बेसिकली काम रहता है कि ईजी और टर्बो इंटरकूलर को कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करता है, मतलब जो कूलेंट होता है उसको सप्लाई करता रहता है। और उसकी वजह से मतलब वो ख़राब होने की वजह से इसमें एयर मास सेंसर का भी एरर आ गया था। जो OBD स्कैन करके हमने देखा था कि एयर मास सेंसर का भी इसमें एरर है, वो भी ये सेकेंडरी कूलेंट पंप की वजह से ही है। पर जैसे सेकेंडरी कूलेंट पंप रिप्लेस करा तो उसमें 2-3 एरर आ रहे थे, पूरे चले गए, जिसकी वजह से पूरा क्लीन हो गया। उसका पिकअप भी ड्रॉप हो रहा था सेकेंडरी कूलेंट पंप की वजह से। चेक इंजन लाइट आ रही थी जो अब नहीं आ रही है। और बेसिकली इसका करवाने का सेकंड रीज़न भी ये था, हालांकि कंपनी वालों ने बोला था कि अगर आप उसको चलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेकेंडरी कूलेंट का। 2016 के मॉडल के बाद से वॉक्सवैगन ने वेंटो और पोलो के अंदर से ये सेकेंडरी कूलेंट पंप को हटा दिया है।
तो कुछ ऐसा, पर उसमें पता नहीं चलता अगर कुछ दूसरा माल फंक्शनिंग का दूसरा कुछ एरर क्रिएट होता तो हम तो वही कंसीडर करके चलते कि सेकेंडरी कूलेंट पंप का एरर है, पर शायद कोई दूसरा एरर क्रिएट हो जाता, तो इसलिए हम लोग ने उसको रिजॉल्व कर दिया जो था कंपनी कंडीशन में। और बस ये, और ये एक्चुअली मैंने सेकेंड हैंड ली है, मतलब सेकेंड हैंड में मैं आई एम थर्ड ओनर, तो मैं इसका थर्ड ओनर हूँ। दिखाता हूँ मैं इसके ऑडियोमीटर में। इसका 71,909 किलोमीटर चलिए ऐसा बता रहा है एक्चुअली, पर ये तो टेम्पर मीटर हो गया। 71,000 मतलब ये ऑब्वियसली 1,20,000 1,30,000 के ऊपर ही चली होगी। इसका तो ओडोमीटर टेम्पर किया गया है। और मैं साथ में बिल भी अंदर आपको बता दूंगा कि वॉक्सवैगन ने बिल क्या हिसाब से बनाया, क्योंकि कूलेंट भी सेकेंडरी कूलेंट पंप निकाल के उसको रिफिट किया तो उसका जो कूलेंट था वो पूरा स्पॉइल हो गया था, तो उसकी वजह से हमें वापस नया कूलेंट डालना पड़ा। उसका कुछ 200 रुपीज़ का कुछ कूलेंट आया था, 200-300 का ना, हम लोग ने लेबर चार्ज लिया था 200 उसका, और 500 रुपीज़ उन्होंने सेकेंडरी कूलेंट पंप रिप्लेस का चार्ज लिया, और 50 रुपीज़ OBD स्कैनिंग का चार्ज लिया, और 4,300 के आजू बाजू कुछ सेकेंडरी कूलेंट पंप आया, और GST लग के कुछ 5,500 जैसा हमारा बना। देखते अभी ये कितनी चलती है। अभी एक्चुअली मैंने इसके अंदर सूरत से निकला था, तो मैंने इसमें फुल टैंक करवाया था, और मैंने अभी करीबन गाड़ी चला लिया है 400 किलोमीटर आराम से, और इसका सिर्फ अभी इतना ही कम हुआ है पॉइंट डीजल का, जैसे आप देख पा रहे हो। बट मैंने उसका नोट नहीं किया था कि कितने लीटर अंडर डीजल अवेलेबल है। बट यहाँ से जब हम रिटर्न जाएंगे सूरत, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर हम कवर करते हैं और कितना डीजल कंजप्शन होता है। तो भी एवरेज मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैंने कॉन्स्टेंटली 400 किलोमीटर चलाया है 90-100 की स्पीड पे, तो इसने मुझे 22-23 की जैसी एवरेज दी है। तो भी एग्जैक्टली हम यहाँ से रिटर्न जाते टाइम इसको एनालाइज करेंगे कि कितनी ये देती है। और इसमें मैंने एंड्रॉयड का इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाया जो चाइना का आता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा लेगी पर चलता है। और आप कमेंट में बताना और क्या क्या कवर करना है इसके बारे में, और दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम और देखेंगे कि क्या क्या कवर कर सकते हैं। और ये गाड़ी मैंने ली है 3,25,000 रुपीज़ में, 2012 का हाईलाइन मॉडल है। बाकी इसमें तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन तो बाकी अच्छी है गाड़ी की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।